है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट के इस महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत है आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, आज की यह क्लास हम आपको जो कराने वाले हैं, आज की यह क्लास हमारी संपूर्ण मैराथन होगा। संपूर्ण मैराथन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ही क्लास में आज हम आपको हिंदी भी प्रोवाइड करेंगे, भूगोल भी प्रोवाइड करेंगे, इतिहास भी प्रोवाइड करेंगे, संविधान भी, और साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और एक साथ सभी विषयों को पढ़कर हम अच्छा स्कोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आज के सब्जेक्टों को देख लीजिए। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा इतिहास। हर सब्जेक्ट से आज की क्लास में आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं इतिहास का जो सिलेबस आपके परीक्षा के लिए दिया गया है उसी से संबंधित हम आपको प्रश्न कराएंगे। यहाँ पर देखिए इतिहास के 5-6 प्रश्न हो गए। उसके बाद अब चालू होगा हिंदी का सेक्शन। तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी पहली बार आए हैं तो इस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। जो भी समय है आप जरूर हमारे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की पहली क्लास। और यह जो होगा हमारा पहला सब्जेक्ट है हमारा इतिहास का। इसमें हम 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा जरूर। पहला प्रश्न होने वाला है इतिहास का हमारा, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एक बात समझ लीजिएगा, आपको जो इतिहास का प्रश्न आएगा, 5 प्रश्न इतिहास के आएंगे, प्लस 5 प्रश्न भारतीय संविधान से आएंगे, 5 प्रश्न आएगा आपके हिंदी से, और 5 प्रश्न आएगा आपके भूगोल से। मतलब 5-5 प्रश्न और 5-5 नंबर आपके हर सब्जेक्ट से, ये जो जीएस के अंतर्गत आते हैं उनमें पूछा जाने वाला है, ठीक है। आप जरूर पूरा देखिएगा क्लास, आप समझ जाएंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ए ऑप्शन कह रहा है सम्राट अशोक, बी ऑप्शन कह रहा है ऋषभ देव, सी ऑप्शन कह रहा है राजा नंदीवर्धन, और जो हमारा डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चले जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। जो हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नंदीवर्मन जो दिया गया है, यहाँ पर नंदीवर्धन हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि जैन धर्म का तीर्थ स्थल पाली ताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। एक मंदिर है जो पाली ताड़ा के नाम से जाना जाता है, वही आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है। आपके सिलेबस में जैन धर्म दिया गया है, आप उठाकर देख सकते हैं एक बार, ठीक है। आप ऑप्शन देखते हैं, झारखंड में स्थित है, गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। आप जल्दी से बताइए कि पाली ताड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। चले चलिए चलिए बिल्कुल सही। जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन बताया गुजरात, बिल्कुल उन्हीं का सही होगा, क्योंकि यहाँ पर गुजरात में ही पाली ताड़ा मंदिर स्थित है। कई लोग होंगे जो पाली ताड़ा को देखते ही राजस्थान पर टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा, गुजरात हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहा जा रहा है क्या, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। देखिएगा नहीं है बात किया गया है, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है दिलवाड़ा, बी ऑप्शन कह रहा है पार्श्वनाथ, सी ऑप्शन कह रहा है श्रवण बेलगोला, और डी ऑप्शन कह रहा है कुशीनगर। बताइए कि जैन धर्म से कौन सा स्थान संबंधित नहीं है। चलिए बात करेंगे दिलवाड़ा। ये जैन मंदिर है बहुत बड़ा, ये आप सभी जानते होंगे, इसलिए यह जैन धर्म से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के ही संस्थापक होंगे, आपको पता होगा। श्रवण बेलगोला ये जैन धर्म से ही संबंधित स्थान है। लेकिन जो कुशीनगर है यह हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है, भगवान बुद्ध से संबंधित है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो कुशीनगर है यह गौतम बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध से ग्रह से संबंधित, मतलब बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, इसलिए हमारा यह उत्तर होगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा था कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो जो ऑप्शन निकला हमारा डी ऑप्शन यही सही हो जाएगा आज की इस प्रश्न का उत्तर हमारा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि जैन मठ संस्थाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आज के इतिहास के जो हम प्रश्न उठाए हैं जैन धर्म से उठाए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जैन धर्म दिया गया है। ठीक है, एक टॉपिक करा रहे हैं आपको इतिहास का और 2-3 टॉपिक कराएंगे संविधान का, और इसी प्रकार से 3-4 टॉपिक हिंदी का कराएंगे। बाकी और कुछ प्रश्न होंगे साइंस के भी। ठीक है, तो चलिएगा पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि अब आखिरी समय है। अब आपका सेंटर भी घोषित हो चुका है, अब आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा टलने वाली नहीं है। 6 और 7 सितंबर को ही आपका एग्ज़ाम होगा, और इस बार एग्ज़ाम में 25 लाख से अधिक लोग बैठने वाले हैं। ठीक है, 25 लाख से अधिक लोगों को अगर अच्छा से अच्छा स्कोर करना होगा तो अच्छी तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल चलिए अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है, जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है अपरिग्रह, बी ऑप्शन कह रहा है श्वेतांबर, सी ऑप्शन कह रहा है तीर्थ, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चले जल्दी से कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने लोग हमारा उत्तर सही देते हैं। बिल्कुल, अगर जैन मठ संस्थाओं को पूछा जाए क्या कहा जाता है तो हमारा ना तो अपरिग्रह कहा जाए, स्वतंबर भी नहीं, तीर्थ भी नहीं, लेकिन हमारा यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। दिगंबर एक संप्रदाय है, आपसे पूछा जा रहा है किस धर्म से संबंधित है। ए ऑप्शन कर रहा है सिख धर्म से, बी ऑप्शन कर रहा है बौद्ध धर्म से, सी ऑप्शन कर रहा है इस्लाम धर्म से, और डी ऑप्शन कर रहा है जैन धर्म से। चले बताइए जल्दी से कौन सा यहाँ पर हमारा उत्तर सही होने वाला है। चलिए ठीक ठीक, तो अभी मैंने बताया कि जैन धर्म का आज का हमारा टॉपिक है, तो जो क्या है दिगंबर संप्रदाय, तो ये हो जाएगा हमारा जैन धर्म से संबंधित। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिहास के हम लोग 5 प्रश्न देख चुके, क्योंकि आपके जो परीक्षा मेन वाली परीक्षा होगी आपको उसमें भी इतिहास के 5 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं 5 के 5 सही करना, तो आप हमारी डेली सुबह 10 बजे की क्लासेज को अटेंड करिए, और साथ में पिछली क्लासेज को एक बार जरूर देख लीजिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा डी ऑप्शन, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा हिंदी का सेक्शन। हिंदी आपके पेपर में सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया गया है वही हम आपको कराएंगे। ठीक है, आपको समास नहीं पढ़ना है, समास नहीं पढ़ना है, अलंकार नहीं पढ़ना, ये सब नहीं टॉपिक पढ़ने हैं। जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो हमने कल की क्लासेज में पिछली क्लासेज में बता दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी की प्रश्नों की श्रृंखला को। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर आपका कुछ जाता नहीं है। ठीक है, एक बार जरूर सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा क्लास को। चले आगे बढ़ेंगे, हिंदी की प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं क्या कर रहा है हमारा हिंदी की प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न कह रहा है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है। जनार्दन पूछा जा रहा है किसका पर्यायवाची है। ए ऑप्शन कर रहा है राम का, बी ऑप्शन कर रहा है कृष्ण का, सी ऑप्शन कर रहा है विष्णु का, डी ऑप्शन कर रहा है ब्रह्मा का। बताइए चलिए बताइए कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है। बिल्कुल सही, जितने लोगों ने भी सी ऑप्शन बताया उनका बिल्कुल सही हो गया। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, बस आप एग्जाम हॉल में प्रेशर में मत आइएगा। आप जितने भी पढ़े हैं बहुत अच्छा स्कोर कर कर आएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कौन सा पद कामदेव का पर्याय नहीं है। पर्याय मतलब समझ रहे हैं, पर्यायवाची। ठीक है, पर्याय मतलब पर्यायवाची पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है अनंग, बी ऑप्शन कर रहा है मनसिज, सी ऑप्शन कर रहा है कदर्प, और डी ऑप्शन कर रहा है अरविंद। बताइए कौन सा शब्द है जो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। चले जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। चलिए ठीक ठीक, जल्दी से कमेंट करिए। नहीं, आखिरी समय है इसलिए हम आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वाइज बीच बीच में क्लासेज आएंगे, हिंदी की भी और क्लासेज आएंगे, लेकिन अभी हम कंबाइंड मैराथन लेकर आए हैं। इस क्लास में हम आपको सारे सब्जेक्टों से एक बार परिचित कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो ये हमारा अरविंद शब्द जो है ये कामदेव से पर्याय संबंधित नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची कामदेव का नहीं है, इसलिए यह प्रश्न का उत्तर
उत्तर जो निकला हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वारिद, ये देख रहे हैं, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वारिद का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है में नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, वारिद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक, चलिए वारिद मतलब क्या होता है कि बादल, वारिद मतलब बादल होते हैं। ठीक है, याद करिएगा। ए ऑप्शन का रहा है मेघ, बी ऑप्शन का रहा है पयोद, सी ऑप्शन का रहा है घन और डी ऑप्शन का रहा है अंबुज। बताइए कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है वारिद का। चलिए बताइए, घन, मेघ, चलिए चलिए बताइए। बिल्कुल सही, जो हमारा उत्तर होगा कि वारिद का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा उत्तर जो निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि हमारा वारिद का पर्यायवाची मेघ भी होता है, पयोद भी होता है और घन भी होता है, लेकिन अंबुज जो होता है ये वारिद का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। आप देखिए संधि के भी कुछ प्रश्न हैं। हम आपको आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि आप हिंदी को हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप हिंदी को थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी लोगों के द्वारा पढ़ा गया है, इसलिए आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए संधि पढ़ लिए हो तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। ए ऑप्शन का रहा है स्वर संधि है, बी ऑप्शन का रहा है व्यंजन संधि है और डी ऑप्शन का रहा है हमारा विसर्ग संधि है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा संधि होगा। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि विद्याधन आलय, इसका अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो विद्याधन आलय होता है। ठीक है, विद्याधन आलय इसका संधि विच्छेद होता है, पूरा मिलाकर विद्यालय हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कौन सी संधि होती है। चलिए बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने हमारा स्वर संधि का ऑप्शन ए चुना है उनका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका जो कह सकते हैं कि संधि विच्छेद है, इसे भी याद करिएगा क्योंकि यह भी देकर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। क्योंकि विद्यालय का संधि विच्छेद कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चले, यह भी संधि का प्रश्न है, बताइए कौन सा सही होने वाला है इसमें उत्तर। प्रश्न में कहा जा रहा है कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि। महर्षि आप जानते होंगे, तो आप बताइए कि इसमें संधि कौन सी है। ए ऑप्शन का रहा है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन का रहा है वृद्धि संधि और डी ऑप्शन का रहा है गुण संधि और सी ऑप्शन का रहा है गुण संधि और डी ऑप्शन का रहा है यण संधि। यण संधि में यारा लावा होता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर हमारा सही निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अर की बात किए जा रहे हैं, महाधन ऋषि, इसका जो उत्तर होगा मतलब संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि हो जाएगा। और इसमें जो होगा क्या होगा, गुण संधि पाया जाता है। महर्षि शब्द में गुण संधि होता है। आप लोग नोट करिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर जो हमारा होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि घी का लड्डू जो होता है टेढ़ा भला, यह भी इसका अर्थ क्या होता है बताइए। ए ऑप्शन का रहा है घी का लड्डू अच्छा होता है, बी ऑप्शन का रहा है उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, सी ऑप्शन है कह रहा है कि घी बहुत महंगा होता है और डी ऑप्शन का रहा है लड्डू सीधा नहीं होता है। एक बार बताइए कि इसका उत्तर कौन से सही होगा। चलिए बताइए। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से ऑप्शनों को देखेंगे तो इसका जो उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उपयोगी चीज़ चाहे जैसी भी हो, अगर मुझे उसका उपयोग करना है, मुझे काम है, तो वह मुझे मेरे लिए हर हाल में अच्छी ही साबित है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ से जो प्रश्नों की श्रृंखला था हिंदी का वो समाप्त होता है और स्टार्ट होता है भारतीय संविधान। यहाँ से आपको 5 प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे और पांचों प्रश्न कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ही क्लास से फंसा दूँ। ठीक है, बाकी क्लास अभी तक आप देख रहे हैं तो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में साथ साथ किसी भी वैकेंसी की किसी भी शिक्षा संबंधित किसी भी न्यूज़ को आपको सबसे पहले यहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हर एक सब्जेक्ट से आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न कर रहा है संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका है? बताइए संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका है? ए ऑप्शन कर रहा है भाग 1, बी ऑप्शन कर रहा है भाग 5, सी ऑप्शन कर रहा है भाग 8 और डी ऑप्शन कर रहा है भाग 11। जल्दी से बता दीजिए कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका होती है। आप जल्दी से कमेंट करिए एक बार। चलिए, कई लोग हैं जो संविधान को पढ़ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। संविधान से जब आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं तो आप संविधान क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चले अगर बात करेंगे कि संघीय न्यायपालिका संविधान के किस भाग में होता है तो वह हो जाएगा भाग 5 हमारा। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त प्राप्त करते हैं? सेवानिवृत्त मतलब समझ रहे हैं कि रिटायर किस उम्र में होते हैं, न्यायाधीश किस उम्र में रिटायर होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, आपको एक बार बताना पड़ेगा। ए ऑप्शन कह रहा है 53 वर्ष में, बी ऑप्शन कह रहा है 60 वर्ष में, सी ऑप्शन कह रहा है 62 वर्ष में और डी ऑप्शन कह रहा है 65 वर्ष में। चलें जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जितने भी लोग सी ऑप्शन को बता रहे हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले 62 वर्ष था, लेकिन भारतीय सरकार के द्वारा इसमें संशोधित कर दिया गया। अब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायर होने की उम्र है वह हो जाती है 65 वर्ष। 3 वर्ष इसे बढ़ा दिया गया था। आप बताइए कि किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था जिसके कारण इनकी जो रिटायर होने की उम्र है 3 वर्ष बढ़ा दी गई थी। आप इसको एक बार कमेंट करिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो निकला गया हमारा 65 वर्ष, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन होता है। ए ऑप्शन कर रहा है जिला न्यायाधीश, बी ऑप्शन कर रहा है जिला कलेक्टर, सी ऑप्शन कर रहा है जिला मजिस्ट्रेट और डी ऑप्शन कर रहा है उपरोक्त सभी। चलिए आप लोग यह मत करिएगा कि जिला मजिस्ट्रेट जो होता है जो जिसे आप डीएम कहते हैं ये ही जिला का मेन नहीं होता, मेन न्यायिक अधिकारी यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी कौन होता है, न्यायिक की बात किया गया। आप लोग सी ऑप्शन जो लोग भी टिक कर रहे हैं ना उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यायिक अधिकारी की बात कर रहा है। आप लोग कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए बिल्कुल 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 सही, आप लोग जो भी उत्तर दे रहे हैं अब सही दे रहे हैं कि जिला न्यायाधीश जो होता है ये जिले में उच्चतम न्यायिक अधिकारी होते हैं। आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सही वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनहित याचिका के बारे में सुने होंगे कि भारत में अगर पूछा जाए जनहित याचिका के जनक किसे कहा जाता है तो भगवती चरण को कहा जाता है जनहित याचिका के जनक को। ठीक है, आप लोग जानिएगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी। ए ऑप्शन कर रहा है कनाडा में, बी ऑप्शन कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी ऑप्शन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी, आप बताइए जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से।
ठीक। जनहित याचिका की बात करेंगे तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह सबसे पहले शुरू हुआ था अमेरिका में, और भारत में जनहित याचिका के जनक पूछा जाए तो पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। पीएन, नोट करिए, पीएन भगवती, ठीक है, भगवती। चले, नोट कर लिए कि पीएन भगवती को भारत में जनहित याचिका का जनक कहा जाता है, और इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ से देखिए संविधान के भी 5 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई। अब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आगे का हमारा है वो है विज्ञान का। विज्ञान को आपको बहुत छाँट छाँट के पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने बताया कि जीएस के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आपको यूपी SSSC पेट में देखने को मिलेंगे, वहाँ पर 5 प्रश्न हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। जैसे इतिहास में 5 प्रश्न, भूगोल में 5 प्रश्न, संविधान में 5 प्रश्न, अर्थशास्त्र के 5 प्रश्न, और जो है विज्ञान के 5 प्रश्न, हिंदी के 5 प्रश्न। तो मतलब हर सब्जेक्ट से लगभग 5 से 6 प्रश्न, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 सिर्फ, ठीक है। तो चलिए, हम आपको पूरी की पूरी मैराथन क्लास आज के दिन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप भी इस प्रकार की डेली मैराथन क्लासेस चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अभी भी समय है, अंतिम समय, जो भी बचा है आप जुड़कर सुबह 10 बजे वाली क्लास को अटेंड जरूर करिए। और पिछले क्लासेज को एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन क्लासेज को भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चले, फिलहाल आगे बढ़ेंगे। विज्ञान की प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज नहीं है। आधात्विक खनिज है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आधात्विक, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, आधात्विक होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, आधात्विक होगा, ठीक है। तो बताइए आधात्विक खनिज है कौन सा है। लोहा है, अभ्रक है, तांबा है, इनमें से कोई नहीं। हम यहाँ पर बात करेंगे तो आधात्विक खनिज की, तो उत्तर हो जाएगा हमारा अभ्रक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। हम आपको सही प्रश्न बता दे रहे हैं कि पूछा गया था इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है, तो इसमें अभ्रक हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चले, फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न को एक बार यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। आधात्विक खनिज के बारे में पूछा गया था, तो अभ्रक हमारा आधात्विक खनिज है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चले, अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करिए कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। ए ऑप्शन का रहा है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन का रहा है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन का रहा है हाइड्रोजन, और डी ऑप्शन का रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, कि सबसे हल्का और सबसे प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, तो आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन, भारत में नहीं, वायुमंडल में हमारे सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है ब्रह्मांड में, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नाइट्रोजन पाई जाती है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड में पूछा गया था, इसलिए हमारा उत्तर ऑक्सीजन हो गया। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कभी काल, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा अगला प्रश्न कह रहा है। चलिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। नोबल गैस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए कि नोबल गैस कौन सी है। ए ऑप्शन का रहा है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन का रहा है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन का रहा है हीलियम, और डी ऑप्शन का रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कौन सी है गैस है जो जिसे हम नोबल गैस कहते हैं। आप लोग एक बार कमेंट करिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि हीलियम गैस को हम क्या कहते हैं, नोबल गैस हीलियम गैस को ही कहा जाता है। जो उत्तर निकलेगा हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आज की इस यह प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और कितने लोग हैं जो अब हमारे साथ डेली सुबह 10 बजे वाली क्लास को अटेंड करते हैं, एक बार वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है।
आपके घरों में तो प्याज कटती होगी, आप कुछ लोग होंगे जो खुद काटते होंगे, जैसे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं बाहर रहकर अपने घर से, वो लोग खुद खाना बनाते हैं, तो आप प्याज काटते होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें जलन पैदा होती है आँखों में। किस लिए पैदा होती है, इसमें कौन-सा तत्व पाया जाता है, यही आपको बताना होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कार्बन पाया जाता है, बी ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन के कारण, सी ऑप्शन कह रहा है सल्फर के कारण और डी ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन के कारण। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बताइए कि प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा क्यों होती है, किसके कारण होती है, एक बार कमेंट करिए। चलिए, हम देखना चाहते हैं कि काफ़ी लोग होंगे, लगभग सभी लोग होंगे जो प्याज का उपयोग करते होंगे अपने भोजन में। आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए। इसमें हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए, जल्दी बताइए, देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं। ठीक, ठीक। चलिए, अगर बात करेंगे प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला जो यौगिक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सल्फर हम कहते हैं। सल्फर ही प्याज में पाया जाता है, जिसे काटते समय आँखों से पानी गिरने लगता है और आँखों में जलन होने लगती है। ठीक है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, सल्फर के कारण ही प्याज आँखों में लगती है। ठीक? इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फर। ठीक है? चलिए, बाकी आज की यह क्लास बस इतने ही प्रश्नों की श्रृंखला थी। कैसी लगी आपको क्लास, आप ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हों, अभी भी समय है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप जैसे ही लक्ष्य तक से जुड़ेंगे, तुरंत ही आप लक्ष्य तक को अच्छे से अच्छे क्लासेज कराते समय देखते हुए आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है? बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार करके भरोसा करिए हमारे ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। और जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट होगी, हम आपको तुरंत प्रोवाइड करते रहेंगे, और साथ में सुबह 10 बजे मैराथन क्लास आपको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है? चलिए, आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, और क्लास कैसी लगी आज की एक बार कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।